दोस्तों, भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ बात करने के पहले दो चार चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। पहली तो ये कि हम सिर्फ एक संस्कृति भर नहीं है, भारत एक सभ्यता है। ये सभ्यता का एक उपक्रम है और जो पहले भी कहा गया है कि क्यों नहीं मिटती हस्ती हमारी, उसको याद करें तो संसार में जो महान सभ्यताएं पैदा हुई हैं, भारत उनमें से एक रहा है। और इस सभ्यता के अंतर्गत कई संस्कृतियां हैं, गतिशील हैं, एक दूसरे से संवादरत हैं, एक दूसरे से नोक-झोंक भी करती रहती हैं। भारत में कभी भी कुछ भी एक वचन नहीं रहा, हमेशा बहुवचन है। और आप में से कुछ लोगों को तो मालूम होगा कि संसार की कई भाषाओं में भारत एक वचन शब्द नहीं है, वो बहुवचन शब्द है। इंडियाज़, इंडीज़। हमारे यहाँ 4,600 से अधिक तो समाजशास्त्रीय ढंग से परिभाषित की जाने वाले समुदाय हैं। 700 से अधिक भाषाएं और बोलियां हैं। सैकड़ों पहरावे, भोजन और रीति रिवाज हैं। तो ये सब जो बहुलता है वो भारतीय समाज को बनाती है। और किसी भी समाज की संस्कृति उसके लोगों की भौतिक आध्यात्मिक आकांक्षाओं का आधार होती है और वो अपने भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और सृजनात्मक जीवन के लिए नियमन भी करती है। ये भी याद रखने की बात है कि राज्य की भूमिका संस्कृति में बहुत कम है। उसका काम इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना भर देना है। बाकी 90% संस्कृति का काम तो लोग करते हैं। लोग ही उसको पालते पोसते हैं, उसमें बदलाव करते हैं, उसमें सपने देखते हैं, उससे नाउम्मीद होते हैं, उससे उम्मीद लगाते हैं। अब भारतीय सभ्यता और उसमें जो सक्रिय संस्कृतियां हैं, उनमें ज्ञान, विवेक, विचार, आलोचनात्मक चिंतन, कल्पनाशील रचनाओं, भाषा के बारे में चिंतन, अर्थ, यौनिकता, नाटक, संगीत, नृत्य, साहित्य, आध्यात्मिक मुक्ति, नैतिकता, आचरण, नियति, दर्शन, तर्क, बहसों, असहमतियों, संवादों और रोज़मर्रा के विवेक का एक बहुत बड़ा ख़जाना है जो कभी भी खाली नहीं होता। भारत के विभिन्न धर्मों ने, और आप याद करें कि 4 धर्म तो भारत ने खुद पैदा किए, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, और 4 बाहर से आए, इस्लाम, ईसाईयत और अन्य 2। और इन सब ने महान कला, स्थापत्य, साहित्य, दर्शन, विचार, अध्यात्म को प्रेरित किया है। और भारत में इन धर्मों के बीच संवाद भी हुआ है, झगड़े भी हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक सर्वधर्म समभाव समाज में बना रहा है। और गांधी ने इसकी संज्ञा दी थी सर्वधर्म समभाव, जिसका अर्थ है हम सभी धर्मों का समान भाव से आदर करते हैं। संस्कृति सृजन, कल्पना की ऊंची उड़ान के साथ साथ विचार और आलोचना को भी जन्म देती रही है। ये कोशिश करना चाहिए कि भारतीय सभ्यता के वैचारिक, प्रश्नवाचक, असहमत और मुक्तिदायी तत्वों की पहचान हो, क्योंकि वो लोकतंत्र को पुष्ट करते हैं। संस्कृति पर्यटन के लिए आकर्षण हो सकती है, लेकिन उसे परिवर्तन के लिए ही बढ़ावा देना कतई गलत है, जो कि इन दिनों भरपूर हो रहा है। हमारी सभ्यता में स्त्रियों की भूमिका निर्णायक और इधर उनमें जो सृजनात्मकता और अधिकार चेतना बढ़ी है, उसे ठोस प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। इस समय लागू भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य हैं स्वतंत्रता, समता और न्याय। और इन मूल्यों को
हर तरह से संस्कृति के हर स्तर पर सशक्त करने की, मुखर करने की ज़रूरत है। संस्कृति का कोई संकीर्ण और इस तरह का नज़रिया विकसित नहीं किया जाना चाहिए जो संस्कृति के दूसरी शैलियों या दूसरे प्रश्नों या दूसरे पक्षों की अवमानना करता हो। भारतीय संस्कृति, जैसा मैंने शुरू में कहा, बहुवचन है, तो बहुवचन होने का अर्थ ही ये है कि वो कई तरह के एक वचनों का समवाय है। इन एक वचनों में आपस में संवाद होता रहा है, आपस में असहमति होती रही है, बहसें होती रही हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि इनके बीच अबोला हो गया है। लेकिन संस्कृति के प्रवाह में इस अबोले को बार बार अतिक्रमित भी किया गया है, उसको बार बार दबाया भी गया है। इस समय जो सांस्कृतिक माहौल है उसमें जो हिंसा, नफ़रत, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार ये सब फैल रहे हैं, ये संस्कृति का हिस्सा किसी भी तरह से नहीं है और भारतीय सभ्यता के बुनियादी मूल्य इसको किसी तरह से भी उचित नहीं ठहराते। आखिर इस समाज में आज इतनी हिंसा, इतना अन्याय, इतना अत्याचार आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर, स्त्रियों पर, इस कदर की मनमानी, कानून का लगातार उल्लंघन या उसकी अवमानना, ये सब हमको एक असंस्कृत भारतीय देश बनाती है। हम इस समय एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जो संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ही घातक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय है। मैंने कहा कि हमारी सभ्यता कई तरह के मोड़ों से गुजरी है, उसने लंबा रास्ता तय किया है। अब क्या करना चाहिए, इसके बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं। पहला सुझाव तो ये है, और इस बात को ध्यान में रख कर दिया जा रहा है, कि शासन के स्तर पर, राज्य के स्तर पर अक्सर संस्कृति के बारे में जो कुछ किया जाता है उसमें लोगों को दूर रखा जाता है। लोगों की भागीदारी या शिरकत करने का कोई उपाय ही नहीं सोचा जाता और संस्कृति एक तरह का दृश्य और बहुत चकाचौंध भरा तमाशा बनकर रह जाती है। इसके बरक्स, इससे अलग हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों को अपने सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने में, शिरकत करने में, उसे अपनी इच्छा और अपनी आकांक्षा के अनुरूप बदलने में उत्साह बढ़े, उसकी आकांक्षा बढ़े और उसके अवसर बढ़ें। जैसे हमारे देश में बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष हैं, वो फैले हुए, उनमें से कुछ का तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या राज्यों के जो पुरातत्व विभाग हैं संरक्षण करते हैं, पर लाखों ऐसे अवशेष हैं जिनका कोई धनी धोरी नहीं है। एक छोटे से प्रयत्न से इनको हम ग्राम पंचायतों को दे सकते हैं और ग्राम पंचायतों को ये जिम्मेदारी दे सकते हैं कि वो इनकी देखभाल करे। इस देखभाल करने में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह की प्रक्रियाएं अपनाना चाहिए, इसके बारे में उनको प्रशिक्षित किया जा सकता है, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। हमारे सौभाग्य से लोकतंत्र के 70 से अधिक वर्षों के बाद गांव देहात में बहुत बड़ी संख्या में स्कूल खुल गए हैं, तो वहाँ छात्रों और अध्यापकों दोनों के स्तरों पर इन स्कूलों को स्थानीय कथाओं, गीतों, कहावतों, बोलियों, मुहावरों, हस्तशिल्प, स्थानीय ज्ञान, सामुदायिक स्मृतियाँ
आदि के संग्रह के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सकता है। हर स्कूल को, क्योंकि ये स्कूल ज़्यादातर उन इलाकों में हैं जहाँ तथाकथित मुख्य भाषा नहीं बोली जाती है। आम जीवन में किसी बोली का उपयोग होता है और बोली का स्कूल से कोई संबंध नहीं रह गया है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए कम से कम एक बार वर्ष में हर स्कूल को अपने क्षेत्र की मातृभाषाओं और बोलियों का समारोह मनाना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, उसको स्कूल के अहाते में जहाँ वो अभी तक दाखिल नहीं हो पाई है दाखिल करना चाहिए, न्योता देना चाहिए। यानी हर वर्ष मातृभाषा उत्सव मनाना चाहिए जो कि मुख्य भाषा से अलग है। हमारे यहाँ मुझे याद है एक बार मैं लंदन में ऐसे ही भटक गया था, तो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां एक नीला बड़ा गोला एक इमारत पर बना हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कि यहाँ लॉर्ड क्लाइव रहते थे। यानी जो लॉर्ड क्लाइव हमारे यहाँ से गए थे उसके बाद वो वहाँ रहते थे। तो मुझे लगा कि ये हमारे देश में हज़ारों साहित्यकार, कलाकार, बुद्धिजीवी, अध्यापक, विद्वान तरह तरह के छोटे मोटे घरों में रहते आए हैं। अब जब वो नहीं है तो उन घरों पर ऐसा एक कोई चिन्ह लगाया जाना चाहिए जिससे पता चले कि यहाँ फलां साहब जो बड़े लेखक थे या बड़े कलाकार थे, बड़े संगीतकार थे या बड़े चित्रकार थे या बड़े रंगकर्मी थे, रहते थे। और जो स्थानीय पूरा पड़ोस है उसके लोग उसकी देखभाल करें, ये जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि वो जिम्मेदारी बहुत बखुशी लेंगे अगर उनको ये पता चले कि अब इस तरह की पहचान या शिनाख्त की जा रही है। हमारे यहाँ शास्त्रीय भाषाओं को लेकर एक तरह की बेरुखी है। संस्कृत, तमिल, अरबी, फ़ारसी, ये हमारी शास्त्रीय भाषाएं और इनमें जो विद्वत्ता थी एक ज़माने में और सृजनात्मकता तक थी, बल्कि फ़ारसी में तो भारतीयों द्वारा किए गए योगदान को सबके हिंदी नाम से अलग पहचाना जाता था। तो मुझे लगता है कि हमारा एक भारतीय शास्त्रीय भाषा संस्थान बनना चाहिए जहाँ इन भाषाओं में जो चिंतन हुआ है, जो सृजनात्मकता हुई है, उसका लेखा जोखा भी हो, उस पर शोध भी हो और उस पर विचार विनिमय भी होता रहे। धर्मों की हमने अपने अध्ययन में बहुत उपेक्षा की है, जबकि धर्म व्यापक प्रभावशाली सामाजिक संस्थाएं हैं। और भारत को तो ये सौभाग्य प्राप्त है कि उसके पास 8 धर्म हैं। संसार का संभवतः हम सबसे बड़ा बहुधार्मिक देश हैं। तो इस धार्मिक संपदा को भी सहेजने की ज़रूरत है, उसके चिंतन को, उसके अध्यात्म को, उसके विचार को। और इसलिए मुझे लगता है कि एक भारतीय धर्म अध्ययन संस्थान भी बनाया जाना चाहिए और विश्वविद्यालयों इत्यादि में भी धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की व्यवस्था होनी चाहिए। धर्म को लेकर हमारे यहाँ इस समय जो छवियाँ उभरती हैं, जो तस्वीरें जहन में आती हैं, वे तस्वीरें हिंसा की, अत्याचार की, बलात्कार की, दंगे की हैं। जिनका धर्म के सत्य से, धर्म की सच्चाई से, धर्म के असली मर्म से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो की जा रही हैं धर्म के नाम पर। इसलिए ज़रूरी है कि हम धर्मों को उनके सत्व में पहचानें और स्वयं उनमें उस सत्व का, उस अध्यात्म का, उस दृष्टि की विशालता का पुनर्वास करें। इसी तरह से भारतीय भाषाओं और साहित्य का एक राष्ट्रीय संग्रहालय होना चाहिए। अगर हमारे पास 700 भाषाएं और बोलियां हैं तो कहीं तो ये एकत्र होनी चाहिए ताकि हम
उनमें जो कुछ हुआ है, जो कुछ लिखा गया है, सोचा गया है, विचारा गया है, अभिव्यक्त हुआ है, इजहार हुआ है, उसको एक जगह देख सकें, समझ सकें और उससे प्रेरित हो सकें। लेखकों और कलाकारों पर ध्यान सरकारों ने बहुत कम दिया है। हालत ये है कि वो बीमार पड़ते हैं तो आजकल मेडिकल खर्चा इतना ज़्यादा है कि वो उठा नहीं पाते, तो दर दर भटकते हैं। मेरा एक प्रस्ताव है कि हमको लेखकों कलाकारों के लिए एक राष्ट्रीय कल्याण कोष बनाना चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के अलावा म्यूज़िक कंपनीज, प्रकाशन गृह इत्यादि भी वित्तीय सहयोग कर सकते हैं। और ये जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो धारणा है, उसमें भी इसको शामिल किया जा सकता है। लोक और आदिवासी भाषाएं तरह तरह से ओझल होने को या विकृत होने को या समाप्त होने के कगार पर हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि दो बातें की जानी चाहिए। एक, राज्य के स्तर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरह ही लोक और आदिवासी भाषाओं, साहित्य और कलाओं के प्रादेशिक सर्वेक्षण की स्थापना होनी चाहिए। और ठीक उसी तरह से राज्यों में भी साहित्य और भाषाओं के प्रादेशिक संग्रहालय होने चाहिए और एक राष्ट्रीय लोक आदिवासी कला सर्वेक्षण भी बनाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों, आईआईटी और अन्य संस्थाओं में धीरे धीरे मानविकी, यानी जिनको ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं, जहाँ भाषा, साहित्य, कलाओं इत्यादि का अध्ययन होता है, इनकी उपस्थिति घट रही है। बल्कि उससे जो मानवीय का एक सच्चाई का संस्पर्श मिल सकता था, उससे विज्ञान और टेक्नोलॉजी के छात्र वंचित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हमको विश्वविद्यालयों में और आईआईटी और दूसरे वैज्ञानिक संस्थानों में सृजनधर्मी लेखकों, कलाकारों के सृजन पीठ स्थापित करने चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा इस समय बड़े ख़तरे में है और हालांकि संस्कृति के नाम पर बहुत गुहार लगाई जाती है, लेकिन हमारी शास्त्रीय परंपरा के जो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है वो है शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य। उनके पुनर्जीवन के लिए और इनको फिर से उस तरह की जीवंतता देने के लिए जिससे महान संगीत, संगीतकार, महान नर्तक और महान नृत्य पैदा होते रहे हैं, हमको उनके पुनर्वास की एक योजना बनानी चाहिए। उदाहरण के लिए हम 100 गुरुओं की शिनाख्त करें, वो अपने घर में ही लोगों को सिखाएं, उनको 5-5 शिष्य दें और हर एक को छात्रवृत्ति दें और गुरु को मानदेय दें। भारतीय सभ्यता के लंबे सफ़र के दौरान एक बड़ा विलक्षण युग आया जिसे हम भक्ति काव्य और सूफी काव्य के नाम से जानते हैं। उसने जो सामाजिक समरसता पैदा की, इसके अलावा अध्यात्म को, धर्म को अधिक लोकतांत्रिक और जनधर्मी बनाया और मौलवियों और पंडितों और पुरोहितों और मंदिरों और मस्जिदों की मध्यस्थता को लेकर तीखे सवाल उठाए। मुझे लगता है कि उस युग को, उसकी सर्जनात्मकता, उसकी प्रश्नवाचकता और उसके लोकतांत्रिक अध्यात्म को फिर से याद करने की ज़रूरत है। तो मैं प्रस्तावित ये करना चाहता हूँ कि भक्ति काव्य और सूफी काव्य पर केंद्रित सर्जनात्मक और बौद्धिक उत्सवों की एक अखिल भारतीय श्रृंखला ही शुरू की जाए। और ये दक्षिण से लेकर, दक्षिण में भी आलवार संत हुए हैं और संगम कविता है और दूसरी तरह की कविता है जो भक्ति काव्य, वहीं से एक तरह से उत्तर भारत में आया था और हमारे यहाँ कबीर, सूर, तुलसी इत्यादि इत्यादि, रैदास। इसकी एक अद्भुत बात ये थी कि उसमें तथाकथित निचली जातियों के लोगों ने
अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग किया और उसके जो सबसे बड़े कवि हुए हैं वो जो निचली जातियों के थे, चाहे वो कबीर हों या रैदास हों या नामदेव हों, कोई जुलाहा था, कोई दर्जी था, कोई जूते गांठने वाला था। तो ये जो एक नए किस्म का लोकतंत्र बना काव्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से, जो प्रश्न भी पूछता था और समरसता भी बढ़ाता था, उसको फिर से याद करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कला प्रकार हैं जो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, यद्यपि उनमें बहुत गहरा मर्म और हमारी मानवीयता के कुछ बड़े अछूते पहलू छुपे हुए हैं। उनको बचाने की ज़रूरत है और इसलिए एक दुर्लभ कला प्रकारों को जीवित रखने के लिए एक उपक्रम करना ज़रूरी है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक इस समय देश भर में रामायण और महाभारत से प्रसंग लेकर 5000 प्रस्तुतियां हो रही होंगी। लोक शैलियों में, चाहे शास्त्रीय शैलियों में, चाहे आधुनिक शैलियों में, हमारे महाकाव्य, हमारी दास्तानें पश्चिम की तरह अतीत की चीज़ें नहीं हो गई हैं। ये आज भी जीवित हैं और इनमें मनुष्यता का, आपसी सद्भाव का जो संदेश है वो अभी भी छुपा हुआ है। और उसके साथ साथ कि आपको हर चीज़ पर प्रश्न उठाने की इजाज़त है। हमारी परंपरा में हमने ईश्वर पर और मंदिर पर और अध्यात्म पर और चिंतन पर और नैतिकता पर, आचरण पर, युद्ध पर, हिंसा पर, सब पर प्रश्न उठाए हैं। बल्कि हमारे अनेक महान ग्रंथ तो प्रश्न ग्रंथ ही हैं। इस प्रश्नवाचकता को फिर से जीवित करने का अर्थ भारतीय सभ्यता के अपने ज्ञान को पुनर्जीवित करना होगा। ऐसे बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं जिनके बनाने वाले अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं और वो वाद्य यंत्र हमारे व्यवहार से, यानी सांगीतिक व्यवहार से भी बाहर चले जाएंगे। पहले ऐसे परिवार होते थे जिनका काम ही सितार बनाना या सारंगी बनाना या सुरबहार बनाना होता था। इनको बनाना एक बड़ी बारीकी का काम है और बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना बनानी ज़रूरी है। सबसे बड़ी योजना तो यही है कि हम भारतीय संस्कृति को उस पर फैला दिए गए धुंध, झांसों और तमाशों से न समझें। हमको मेले ठेले पसंद हैं, हम उत्सव प्रिय लोग हैं, हम उत्सव मनाते हैं, ये सही है। लेकिन उत्सव मनाते हुए भी हम प्रश्न पूछना नहीं भूलते, हम राज को खबरदार करना नहीं भूलते। और आज ये बहुत ज़रूरी है कि संस्कृति के नाम पर राज जो अनाचार कर रहा है, उससे अलग संस्कृति के उस रूप को सामने लाया जाए जो दरअसल हमारी परंपरा का और हमारे उत्तराधिकार का एक बेहद मूल्यवान हिस्सा है। हम लोकतंत्र हैं तो इसलिए नहीं कि हमको संविधान ने लोकतंत्र का उपहार दिया या कि पश्चिम ने हमको सिखाया कि लोकतंत्र बेहतर है। हम लोकतंत्र हैं इसलिए कि हम शुरू से ही प्रश्न पूछते रहे हैं, असहमत रहे हैं, हमने असहमति का सम्मान किया है। अगर ऐसा न होता तो सोचिए, अगर हिंदू धर्म ही पर्याप्त होता तो फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म क्यों पैदा हुए? ये तो बाहर से नहीं आए, ये असहमति के धर्म हैं। और असहमति तो इस कदर है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दो धर्मों में ईश्वर की कोई परिकल्पना ही नहीं है। तो ये हमारी समावेशिता रही है, ये हमारा खुलापन रहा है। हमने ऐसे संप्रदायों को, ऐसे धार्मिक
दृष्टियों को भी जगह दी है और सम्मान दिया है जो तथाकथित मुख्य धर्म या मुख्य धारा से असहमत रहे हैं। बल्कि अब हमको मुख्य धारा और गौण धारा इस पदावली में सोचना बंद कर देना चाहिए। कोई मुख्य धारा नहीं है और यह हमारा सौभाग्य है कि कोई मुख्य धारा नहीं है। कोई अकेला नहीं है और यह हमारा सौभाग्य है कि हम साथ हैं। किसी पर हिंसा करने, अत्याचार करने, अन्याय करने की छूट न तो कानून देता है और न सभ्यता का मर्म देता है। अगर हम ये याद रखेंगे तो हम उस भारतीय संस्कृति के उत्तराधिकारी हो सकेंगे जो हमारी बहुत बड़ी मानवीय, सृजनात्मक और बौद्धिक उपलब्धि है। मित्रों, भारतीय सभ्यता महान है यह आपने कई बार सुना होगा। उनके मुंह से भी सुना होगा जो उसको बहुत ही ओछा बनाने पे उतारू हैं। पर यह सभ्यता अगर महान है तो इसका एक प्रमुख गुण ये रहा है कि ये एक वचन नहीं रही, बहुवचन है। आज 4600 से अधिक समुदाय, 700 से अधिक बोलियां और भाषाएं, सैकड़ों पहरावे, सैकड़ों भोजन के प्रकार, सैकड़ों रिवाज इस सभ्यता में हैं। ये सभ्यता कई संस्कृतियों को मिलाकर बनी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आकर मिलती घुलती रही हैं। ये समझ ज़रूरी है कि ज़्यादातर संस्कृति की रचना, पोषण, संवर्धन, परिवर्तन लोग करते हैं, राज्य नहीं करता। राज्य की संस्कृति में भूमिका बहुत सीमित है और एक लोकतांत्रिक राज्य में उसका काम संस्कृति के उपादानों, भौतिक उपादानों को उपलब्ध कराना, यानी संग्रहालयों, कला वीथिकाओं, सभागारों इत्यादि की व्यवस्था करना। लेकिन इसी संस्कृति में आप सोचें कि ज्ञान, विवेक, विचार, आलोचनात्मक चिंतन, कल्पनाशील रचनाएं, भाषा के बारे में चिंतन, यौनिकता, नाटक, संगीत, नृत्य, साहित्य, आध्यात्मिक मुक्ति, नैतिकता, आचरण, नियति, दर्शन, तर्क, बहसें, असहमतियाँ, संवाद, रोज़मर्रा का विवेक, ये सब एक अक्षय कोश है। भारत में 4 धर्म हमने बनाए, 4 बाहर से आए। ये 8 धर्मों ने मिलकर भारतीय संस्कृति में चिंतन के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, स्थापत्य, दर्शन, साहित्य, कलाओं के क्षेत्र में महान योगदान दिया है। और इस सभ्यता में जहाँ एक ओर सृजन और कल्पना की ऊंची उड़ान रही है, वहाँ विचार और आलोचना को भी यह जन्म देती रही है। भारतीय सभ्यता के वैचारिक प्रश्नवाचक, असहमत और मुक्तिदायी तत्वों की पहचान हो सके क्योंकि वे लोकतंत्र को पुष्ट करते हैं। इस समझ को भी बढ़ाने की ज़रूरत है कि साहित्य और कलाएं भी ज्ञान देती हैं। ज्ञान कोई विज्ञान और दर्शन और सिर्फ इस तरह के तथाकथित तर्क प्रधान माध्यमों या अनुशासनों का ही ठेका नहीं है। इस सभ्यता को समझने के लिए एक वचन, एक निष्ठ दृष्टि हमेशा ही नाकाफ़ी होगी। अगर आपको इसको समझना है तो इसकी बहुलता में ही समझना होगा, क्योंकि इसने शुरू से ही एक तरफ सृजन किया है तो दूसरी तरफ विवेक और प्रश्नवाचकता को भी बढ़ावा दिया है। भारतीय संविधान
के जो बुनियादी मूल्य हैं, यानी स्वतंत्रता, समता और न्याय, वे भी एक तरह से इसी सभ्यता के नवनीत हैं, इसी से निकले हैं। और अगर हमें एक नए सांस्कृतिक उन्मेष की ओर बढ़ना है तो इन तत्वों को ध्यान में रखकर ही ऐसा किया जा सकता है। यानी बहुलता, खुलापन, परिवर्तनशीलता, प्रश्नवाचकता, असहमति, इन सब की जगह और इन सब का सम्मान।